हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी 24/7 पाठशाला में, आपका अपना चैनल। और इस चैनल पे हम कर रहे हैं वोकैब संग्राम सीरीज, और इसमें अभी तक हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की काफ़ी सारी क्लासेस कर चुके हैं। लगभग 5 क्लासेस कर चुके हैं, यानी कि 75 इडियम्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने हर एक इडियम एंड फ्रेजेस को याद किया है, और इनको याद करने की टेक्निक, इनको पढ़ने की टेक्निक, या किसी भी वोकैबुलरी के सेक्शन को पढ़ने की टेक्निक हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी पहली वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो एक बार आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैब संग्राम की, जिसमें आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी इडियम्स एंड फ्रेजेस की जर्नी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की हमारी क्लास 6, यानी कि आज के जो हमारे आगे के इडियम्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, और कैसे याद करना है वो सब चीज़ें इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला इडियम वो है हमारा एडम्स एल। बच्चों, एडम्स एल क्या होता है? ये पानी के लिए यूज होता है। सिंपल पानी जो कि पीने लायक होता है, पानी खासकर जब इसे सादा या शुद्ध पीने के पानी के रूप में देखा जाए, वाटर स्पेशली व्हेन रेफर्ड टू एज अ सिंपल और प्योर ड्रिंक। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, आफ्टर ट्राइंग एवरी फैंसी कॉकटेल एट द पार्टी, रोहन डिसाइडेड टू स्टिक टू एडम्स एल बिकॉज हिज वॉलेट वॉज स्क्रीमिंग फॉर मर्सी। रोहन बेचारा हर एक कॉकटेल ट्राई कर चुका था पार्टी में, और अब क्या था कि उसका जो वॉलेट था वो चीख चीख के उस बेचारे से गुहार लगा रहा था कि भाई अब बस कर जा, और कॉकटेल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना पैसा मेरे अंदर नहीं बचा है वॉलेट के अंदर कि तू ऐसे बार टेंडर पे निकाल के उसके मुंह पे फेंक के मारेगा और कहेगा कि एक और बहुत बढ़िया सा कॉकटेल बना के लाओ मेरे लिए गोल्डन रम मिला के। तो उसके वॉलेट में अब इतना पैसा नहीं बचा था, तो इसलिए उसका वॉलेट क्या कह रहा था कि भाई अब एडम्स एल ले ले, यानी कि सिंपल पानी ले ले, क्योंकि कॉकटेल का खर्चा मैं नहीं उठा पाऊंगा। ठीक है, तो इसी के लिए यूज होता है एडम्स एल, यानी कि वाटर स्पेशली व्हेन रेफर्ड टू एज अ सिंपल ड्रिंक। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही हमारा पॉपुलर इडियम है, मुहावरा है। आग में घी डालना, यानी कि किसी भी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर देना जो कि ऑलरेडी बहुत पहले से ही खराब हो। आग में घी डालना यानी कि किसी भी खराब सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मोनिक वॉज ऑलरेडी एंग्री ऑन हर हस्बैंड फॉर कमिंग होम लेट एवरी नाइट एंड ही एडेड फ्यूल टू द फायर बाय गोइंग टू हिज कलीग्स बर्थडे पार्टी। देखो, एक तो बदतमीज रोज लेट आ रहा है ना। उसकी वाइफ क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा है उसके रोज लेट आने से, ऑफिस से वो बहुत ज्यादा लेट आता है। वो कहता है बाबू ऑफिस में बहुत काम है हमको, हम रोज लेट हो जाएंगे। और यहीं पे उसने आग में घी डाल दिया अपने कलीग की बर्थडे पार्टी में जाकर। मतलब घर आने का समय में ये कह रहा है बाबू मैं लेट हो जाऊंगा, और कि अपने अपने कलीग की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, है ना। तो ये जो उसका कलीग की बर्थडे पार्टी में जाना है, ये क्या है, आग में घी डालने जैसा है। क्योंकि उसकी बीवी तो ऑलरेडी किलस रही थी, गुस्से में थी, क्योंकि उसका पति जो है लेट आता है, और अब यहाँ पर वो लेट ना होने की वजह बर्थडे पार्टी में घूम रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा एड फ्यूल टू द फायर हो गया। ये जो उसके हस्बैंड का एक्शन है बर्थडे पार्टी में जाना, ये क्या होगा, एड फ्यूल टू द फायर। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं एड इंसल्ट टू इंजुरी, यानी कि जख्मों पर नमक छिड़कना। इसको हम ऐसे भी कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स बाय ऑफेंडिंग और हर्टिंग समवन फर्दर, यानी कि किसी के जले पर नमक छिड़कना, किसी का कुछ नुकसान हो गया है उसको और उसी चीज के बारे में याद दिलाते रहना, या उसको कुछ भी ऐसा बोलना जिससे उसके जख्म जो है वो बिल्कुल ताजा हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, राज वर्मा लॉस्ट हिज वॉलेट लास्ट वीक। राज वर्मा का जो वॉलेट है वो लास्ट वीक खो गया था, और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है आयुष, वो क्या कर रहा है, एड इंसल्ट टू इंजुरी, यानी कि उसके जले पर नमक छिड़क रहा है, बार बार उसको याद दिला के उसके अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के बारे में। ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड भी था उसके वॉलेट में। तो वो जो आयुष है वो क्या कर रहा है, बार बार उसको याद दिला रहा है कि भाई तेरा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जो है वो भी नहीं बचा, तो अब तू कैसे अपना काम चलाएगा, कैसे अब तो शॉपिंग कराएगा अपनी महिला मित्र को। तो ये सब क्या कर रहा है आयुष, ये राजवर्मा के जले पे नमक छिड़क रहा है। क्लियर है? एड इंसल्ट टू इंजुरी कर रहा है बेचारा। नेक्स्ट आता है हमारा अलाइव एंड किकिंग। बच्चों, अलाइव एंड किकिंग क्या होता है, यानी कि जैसे हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग कभी कभी, हर किसी के घर में ये सेम सेंटेंस सुनने को मिलता है। जैसे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे हाथ पैर सलामत रहे तो हमें तुम्हारी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अब ये सोचो कि तुम्हारा कौन करेगा, तुम्हारे तो कमर में अभी से दर्द रहता है, तुम्हारे घुटनों में अभी से दर्द रहता है ना। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे माता पिता भी कहते हैं, अगर हमारे हाथ पैर सलामत रहे तो हम तो अपना कर ही लेंगे, ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा कौन करेगा।
है ना? तो ये सब क्या होता है, अलाइव एंड किकिंग लोगों के लिए, यानी कि जो बहुत ही हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं और थ्राइविंग होते हैं, जिंदा और तंदुरुस्त एकदम। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर रिटायरिंग ग्रैंडपा इज अलाइव एंड किकिंग, डांसिंग टू बॉलीवुड सॉन्ग्स एट 6 AM एंड स्केयरिंग द नेबर्स। यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी दादाजी जो हैं वो बिल्कुल क्या है, हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, अलाइव एंड किकिंग है। वो रोज सवेरे 6 बजे बॉलीवुड गाने लगा के डांस करते हैं और अपने पड़ोसियों को डरा देते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 81, ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी एक्साइटेड और ईगर अबाउट समथिंग, यानी कि बहुत उत्साहित या उत्सुक होना। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, व्हेन द बॉस हिंटेड एट अ सरप्राइज बोनस द ऑफिस वाज ऑल एगॉग। यानी कि बॉस ने जब थोड़ा सा हिंट दिया एक सरप्राइज बोनस के लिए, तो पूरा ऑफिस स्टाफ जो था वो क्या हो गया, बहुत ही उत्साहित हो गया, बहुत ही उत्सुक हो गया, जिसके लिए हमने इडियम यूज किया है ऑल एगॉग। अंटिल वी फाउंड आउट इट वॉज एक्स्ट्रा कॉफी पैकेट्स। मतलब ये क्या मजाक कर दिया उन लोगों के साथ। देखो ऐसा हर किसी का ऑफिस में होता है ना। जैसे दिवाली के समय पे हर एम्प्लॉय सोचता है कि हमें बहुत ही बढ़िया सा तोहफा मिलेगा हमारे बॉस की तरफ से, दिलदार बॉस हैं हमारे, ठीक है, वो हमें बहुत ही बढ़िया सा गिफ्ट देंगे। लेकिन क्या होता है कि वहां पर एक मिक्स मिठाई का डब्बा आता है, ठीक है, सस्ती सी मिठाई का डब्बा ले आते हैं और कहते हैं हैप्पी दिवाली बच्चों, या फिर हैप्पी दिवाली मेरे सभी कार्यकर्ताओं जो इन्होंने मेरा ऑफिस संभाला है। एक बहुत ही अच्छी सी स्पीच देते हैं और उसी के साथ एक मिठाई का डब्बा दे देते हैं और एक सस्ती सी चद्दर दे देते हैं, है ना। 150 रुपए वाली जो सेल में चद्दर मिलती है, बेडशीट जो मिलती है, ठीक है, वो ये ले आते हैं और वो दे देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और कहते हैं वाओ हमने तो बहुत ही बढ़िया सा गिफ्ट दिया, हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो खुश हो जाएंगे और ज़्यादा मन लगा कर काम करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या कहेंगे हम, ऑल एगॉग, क्योंकि हमें लगता है, ठीक है, हम बहुत ही उत्साह के साथ कहते हैं कि हमें ऑफिस में इस बार बहुत ही धमाकेदार गिफ्ट मिलेगा, इतनी अच्छी सी तैयारी चल रही है, बट बाद में पता लगता है 150 रुपए की सेल वाली बेडशीट हमको पकड़ा दी है और 250 रुपए वाला मिक्स मिठाई का डब्बा, है ना। देखो एक तो मिक्स मिठाई का डब्बा किसी को नहीं देना चाहिए। मिक्स मिठाई के डब्बे में ना बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, समझ में नहीं आता है कौन सी वाली खाएं। देखो घर लेकर जब जाएंगे तो वो शेयर भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश कहीं पे भी खोलेंगे तो किसी ना किसी के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अब सपोज उसमें एक मिल्क केक है, एक रसगुल्ला है, एक गुलाब जामुन है, एक काजू कतली है और एक डोडा बर्फी है, मतलब तरीके की मिठाइयाँ होती है उसमें, है ना, बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं। अब वो देख के हमें ये समझ नहीं आता है कि इसमें से चूज कौन सी करें। खासकर मेरे जैसे जो फूडी लोग होते हैं, हमें तो बहुत दिक्कत होती है भाई जब ऐसा कोई मिक्स डब्बा मिलता है। अब या तो वो सारा का सारा हम खा जाएं, अगर वो किसी के साथ शेयर करना पड़ जाए तो मन में एक मलाल रह जाता है कि यार ये वाला मिल्क केक मेरे को नहीं मिला, या फिर वो वाला जो भी काजू कतली है वो किसी और ने ले लिया, है ना। तो इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं वो मिक्स मिठाई के डब्बे में बहुत होती हैं। तो हर किसी से यही गुजारिश है कि कृपया करके मिक्स डब्बा हमारे जैसे एम्प्लॉयज को बिल्कुल भी ना दिया जाए, ठीक है, बल्कि किसी भी एम्प्लॉय को ना दिया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क होता है कि चुनना इसमें से कौन सी वाली मिठाई को पहले खाएं और कैसे किसी और से बचाएं, ताकि दूसरी वाली जो मिठाई होगी जैसे काजू कतली होगी वो भी हमारे लिए बची रहे। क्लियर है? तो चलो वापस आते हैं ऑल एगॉग। ऑल एगॉग क्या था बच्चों? वेरी एक्साइटेड और ईगर अबाउट समथिंग, यानी कि बहुत ही उत्साहित होना या फिर उत्सुक होना। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा 82, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है? एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव के, सभी लोग बिना किसी भेदभाव के। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, व्हेन फ्री पिज्जा वाज अनाउंस्ड एट द इवेंट ऑल एंड सन्ड्री रश्ड टू द काउंटर इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी गार्ड। देखो डोमिनोज में, फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज में क्या लगा था, एक अनाउंसमेंट हुई थी कि सभी के लिए फ्री पिज्जा है, तो वहां पे ऑल एंड सन्ड्री आ गए काउंटर पे, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री क्या होते हैं? सभी लोग आ गए, यानी कि जो उस डोमिनोज का सिक्योरिटी गार्ड था वो कह रहा है कि भाई ये वाला ऑफर तो मेरे को भी चाहिए, मैं भी आऊंगा। तो वहां का सिक्योरिटी गार्ड तक वहां पर आ गया, ठीक है। जितने भी सफाई कर्मचारी थे, जितने भी एम्प्लॉयज थे, वो भी पिज्जा बनाना छोड़कर वहां पे ऑर्डर देने आ गए। अब दिक्कत यह है कि बनाएगा कौन और खाएगा कौन जब सारा का सारा स्टाफ पिज्जा लेने ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑल एंड सन्ड्री लिखा है, यानी कि एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। अब इनको डोमिनोज वालों को पिज्जा देना भी पड़ेगा, तो अब ये क्या करेंगे, नए स्टाफ हायर करेंगे ताकि पुराने स्टाफ को ये पिज्जा फ्री में खिला सकें। क्लियर है? चलो आगे आते हैं हमारा 83 पे, ऑल बार्क एंड नो बाइट, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा बोलता है लेकिन उससे कुछ भी होता नहीं है, उसके बस की कुछ भी नहीं होती है। इसके लिए हिंदी में मुहावरा ये भी है कि गरजने वाले बादल कभी भी बरसते नहीं है ना। भौंकने वाला कुत्ता काटने वाला नहीं होता। जैसे कि समवन हु मेक्स
थ्रेट्स बट डजंट एक्ट ऑन देम, यानी कि कोई बहुत ज्यादा धमकियां देता है, बहुत ज्यादा बोलता है, अपना बड़बोलेपन में बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन करना उसके बस की कुछ भी नहीं होती। कथनी और करनी में क्या होता है बच्चों, फर्क होता है जिसके। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, इकबाल कादरी इज ऑल बार्क एंड नो बाइट, ही यूज टू से ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स, एंड व्हेन अ लिजर्ड शोड अप ऑन हिज ऑफिस रूफ ही स्क्रीम्ड एंड रैन लाइक अ हॉर्स इन द फील्ड। यानी कि इकबाल कादरी क्या है, भौंकने वाला कुत्ता है जो कि काटता नहीं है, गरजने वाला बादल है जो कि बरसता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो रोज कहता है कि उसे छिपकलियों से डर नहीं लगता, और जब उसके ऑफिस की छत पे एक छिपकली उसको दिख गई तो वो इतनी जोर से चीखा और एक घोड़े की तरह भागा। जैसे घोड़ा एक फील्ड में भागता है ना, एक मैदान में भागता है, उसी स्पीड में वो अपना ऑफिस छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसने अपने ऑफिस की छत पे क्या देख लिया था, एक छिपकली देख ली थी। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। देखो ऑल ईयर्स हर महिला की पसंद होता है। ठीक है, कैसे होता है, देखो हर महिला को क्या चाहिए कि अभी फिलहाल किसी भी महिला की नीड जो होती है, उसको ये चाहिए कि जो उसके साथ उसका पुरुष मित्र होगा वो अच्छे से उसको सुने। ठीक है, भले ही वो अच्छा दिखे ना दिखे, चाहे वो अच्छा खाना बना के खिला सके अपनी वाइफ को या ना खिला सके, लेकिन बस उसकी बातों को सुने। ठीक है, ही शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। ठीक है, गुड लिसनर आजकल ये एक रिक्वायरमेंट में ऐड हो चुका है हर एक महिला के। जैसे कि ईगर टू लिसन और हियर समथिंग, पूरा ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल में लिखा है, यू शुड बी ऑल ईयर्स व्हेन योर वाइफ टेल्स यू अबाउट द ग्रोसरी शॉपिंग। यानी कि तुम्हें बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए जब आपकी वाइफ ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए आपको सामान लिखवाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है। तो ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पूरा ध्यान से सुनना। ठीक है, एक भी आपका एक भी सेकंड के लिए ध्यान इधर से उधर भंग नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान रहना चाहिए जहां पे आप सुन रहे हो, जिसकी कथनी आप सुन रहे हो। क्लियर है। 85 है ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक जो हमारा मुहावरा है वो ऐसी चीजों के लिए यूज होता है जो बिल्कुल समझ से परे होती हैं, सब कुछ समझ से बाहर, समथिंग इनकॉम्प्रिहेंसिबल और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझ में ही ना आना। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा है, व्हेन माय बॉस स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द न्यू सॉफ्टवेयर इट वाज ऑल ग्रीक, सो आई जस्ट नॉडेड एंड होप्ड फॉर ए मैनुअल। यानी कि जब मेरा बॉस एक्सप्लेन कर रहा था एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो क्या था, बिल्कुल ग्रीक था, ऑल ग्रीक था मेरे लिए, क्योंकि वो समझ से बिल्कुल परे था। और मैं क्या कर रहा था, बस अपनी गर्दन को हिला रहा था, अपना सर हिला रहा था कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया बता रहे हो आप गुरुदेव, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है मालिक, हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। लेकिन मन ही मन में मैं क्या सोच रहा था कि मुझे उसका एक मैनुअल मिल जाए ताकि मैं अच्छे से उसको समझ सकूं, क्योंकि बॉस के बताने से मेरा काम नहीं चला। ठीक है, तो ऑल ग्रीक क्या होता है, कुछ भी ऐसा सुनना या कुछ भी ऐसी चीज जो बिल्कुल समझ से परे हो। क्लियर है। ऑल इन द सेम बोट, यानी कि बिल्कुल सेम सिचुएशन या फिर सेम प्रॉब्लम्स में होना, सब एक ही नाव में सवार हैं, एवरीवन फेसिंग द सेम सिचुएशन और प्रॉब्लम। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, इन मंथ एंड ऑल माई कलीग्स एंड आई आर इन द सेम बोट बिकॉज वी ऑल डजंट हैव अ सिंगल पेनी टू स्पेंड ऑन एनीथिंग। यानी कि महीने के अंत तक आते आते मैं और मेरे जितने भी कलीग्स हैं, हम क्या हो जाते हैं, एक नाव में सवार हो जाते हैं। हमारी जो सिचुएशन होती है, हमारी जो प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि हमारे पास एक ढेला नहीं बचता कि हम अपनी खुशियों के लिए खर्च कर सके, समोसे मंगा सके ऑफिस में पार्टी करने के लिए, या फिर कॉफी मंगा सके। ठीक है, तो जब हम सारे के सारे एक ही सिचुएशन में होते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, ऑल इन द सेम बोट। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन क्या होता है, नॉनसेंस और समथिंग अनरियलिस्टिक, यानी कि बकवास या असंभव बात। द एड प्रोमिस्ड रिंकल फ्री स्किन इन वन डे, इट्स ऑल मून शाइन अनलेस योर फेस इज मेड ऑफ प्लास्टिक। जैसा कि फेयर एंड लवली का एड आता है, आप उसको लगाओगे और आपकी त्वचा पे ऐसा निखार आएगा कि आप बिल्कुल करीना कपूर की तरह चमकने लगोगे। हालांकि करीना कपूर को अगर आपने रियल में देखा हो तो अब उसके चेहरे पे भी रिंकल आ चुके हैं, है ना। तो ये जो सब क्या होता है, ऑल मूनशाइन होता है, बिल्कुल बकवास की बातें या असंभव बातें, क्योंकि कोई भी क्रीम लगाने से आपका रंग जो है वो बदलता नहीं है। ठीक है, आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहती है, बस थोड़ा सा 10 या 5 मिनट के लिए इफेक्ट पड़ जाएगा, खुशबू आएगी कि आपने एक फेयर एंड लवली की क्रीम लगा रखी है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ऑल मूनशाइन, यानी कि बकवास की बातें होती हैं जो भी हमें एड में बताई जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल वंस माइट एंड मेन, विद ऑल वंस स्ट्रेंथ और एफर्ट, पूरी ताकत और मेहनत से।
ठीक है। ऑल वंस माइट एंड मेन का मतलब क्या होता है, पूरी ताकत और मेहनत से। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, ट्राइंग टू ओपन द पिकल जार विद ऑल माई माइट एंड मेन आई एंडेड अप लॉन्चिंग द लिड इनटू ऑर्बिट। यानी कि जो अचार का डब्बा था, मैं उसको पूरी ताकत और मेहनत से खोल रहा था, ऑल माई माइट एंड मेन के साथ उसे खोल रहा था, यानी कि अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगा दी थी मैंने। और वो जब खुला तो उसका जो ढक्कन था वो कहाँ गया, वो बेचारा स्पेस ऑर्बिट में चला गया, ठीक है, वो अंतरिक्ष में चला गया। क्लियर है। ऑल थम्स का मतलब क्या होता है, ऑल थम्स होता है हमारा क्लमजी और ऑकवर्ड, स्पेशली विद हैंड्स, हाथों का कमजोर या बेढंगा होना। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द पॉटरी क्लास रोहन वॉज ऑल थम्स एंड हिज वास लुक्ड लाइक अ मेल्टेड आइसक्रीम कोन। देखो पॉटरी का काम क्या होता है, ये सब तो हाथों की कलाएं होती हैं, है ना, मटके बनाना या कुछ भी आकृतियां बनाना। तो ये सब क्या होता है, इसमें हमारा सारा का सारा स्किल जो होता है वो हमारे हाथों पे ही निर्भर करता है। तो रोहन का जो वास बनाया था उसने मिट्टी से, ठीक है, जो पॉटरी क्लास में रोहन ने वास बनाया वो क्या था, ऑल थम्स था। उसके बिल्कुल कमजोर हाथों की वजह से उसका जो वास था वो क्या हो गया, बिल्कुल आइसक्रीम कोन की तरह लग रहा था। ना तो वो किसी शेप में था, ना ही वो किसी भी अच्छे तरीके से यूज हो सकता था। वो क्या बन गया, एक मेल्टेड आइसक्रीम कोन बन गया। क्लियर है। अल्मा मेटर, अल्मा मेटर क्या होता है बच्चों, द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर वन स्टडीड, है ना। जैसे कि आज की उम्र में 90s के बच्चों से आप पूछोगे, वैसे 90s के बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, वो क्या हो गए हैं, अब एडल्ट हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो अगर आप किसी भी 90s के व्यक्ति से पूछोगे कि बेटा आपको सबसे ज्यादा क्या याद आता है, तो वो कहेगा काश मेरे स्कूल के दिन वापस आ जाते, है ना। तो ये जो एल्मा मेटर है ये उसी चीज के लिए यूज होता है, द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर वन स्टडीड, जहां पे कोई पढ़ा हो, वह विद्यालय या विश्वविद्यालय जहां किसी ने पढ़ाई की हो। My alma mater invited me to give a speech, but I spent the whole time reminiscing about bunking classes. यानी कि मेरा अल्मा मेटर जो है, स्कूल जो है जहाँ पे मैं पढ़ा करता था, उन्होंने मुझको इनवाइट किया कि मैं यहाँ आकर एक स्पीच दूं, बट मैं क्या कर रहा था, पूरे टाइम अपनी यादें ताजा कर रहा था, अपनी क्लास बंक करने की यादें ताजा कर रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो क्या होता है बच्चों, देखो जैसे शादी में होता है एक इंसान बहुत ही, ठीक है, ये वाला इंसान बना लेते हैं, ठीक है, हर बार यही इंसान बनाते हैं क्योंकि ये ज्यादा आसान होता है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक है, सुनहरे बाल इसके, ठीक है, तो ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ाते हैं, इसी इंसान से आप लोग काम चला लो। देखो ऑल्टर ईगो क्या होता है, ये एक इंसान है, ठीक है, ये किसी का फूफा समझ लो या मामा समझ लो या कुछ भी समझ लो, चाचा ताऊ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये गया हुआ है एक शादी में, ठीक है, ये गया हुआ है एक शादी में। अब इस शादी में ये क्या कर रहा है, बिल्कुल चुपचाप बहुत ही बढ़िया तरीके से घूम रहा है, ना किसी से ज्यादा बोल रहा है, ना किसी से ज्यादा कुछ भी बातचीत नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल शाय तरीके से, इंट्रोवर्ट तरीके से ये बेचारा घूम रहा है, ठीक है। अब ये एज में थोड़े से बड़े हैं तो थोड़ी सी इज्जत देते हैं, ये घूम रहे हैं, ठीक है, ये घूम रहे हैं शादी में, फूफा जी, मामा जी या मौसा जी कुछ भी समझ लीजिए। फिर यहाँ पर शादी में क्या होता है, देखो यूपी की शादी में क्या होता है कि एक बगल में कनस्तर जरूर लगा होता है जिसमें से शराब निकलती है, ठीक है। तो इन्होंने जब चढ़ाए 3 पैग, ठीक है, 3 पैग इन्होंने चढ़ाए, तो उसके बाद क्या हुआ, इनका एकदम नया व्यक्तित्व सामने आया, ठीक है, इनका वो क्या बोलते हैं डीआईडी सामने आ गया, ठीक है, डांस इंडिया डांस वाला इन्होंने प्रोजेक्शन दिखा दिया, डांस इंडिया डांस में ये फिर जाने लायक हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने ऐसा जो डांस किया, ठीक है, लगा लू तू लिपस्टिक वाले गाने पे इतना बढ़िया डांस करा कि पूरा का पूरा डांस स्टेज जो है, डांस फ्लोर जो है वो इन्होंने जीत लिया, ठीक है। अभी तक तो ये शाई घूम रहे थे, फिर लगा ले तू लिपस्टिक वाले गाने पे ऐसे कमर मटका रहे थे, बिल्कुल डिस्को डांसिंग चिकन वाले फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या था, ये ऑल्टर ईगो था, ठीक है, यानी कि इनका ये दूसरा रूप था, व्यक्तित्व था, अ सेकंड सेल्फ और डिफरेंट साइड ऑफ वंस पर्सनालिटी। यानी कि 3 पैग लगाते ही इन चाचा जी का क्या हो गया, बिल्कुल दूसरा साइड आ गया, डांस इंडिया डांस वाला साइड आ गया, और इन्होंने कॉस्ट्यूम पार्टी में क्या करना चालू कर दिया, डिस्को डांस चालू कर दिया, ठीक है, और इन्होंने पूरा डांस फ्लोर जीत लिया। क्लियर है। ऑल्टर ईगो का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक और दूसरा साइड होना। नेक्स्ट आता है हमारा ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, यानी कि समवन हु इज ऑफन क्लोज टू सक्सेस बट नेवर अचीव्स इट, हमेशा दूसरे के पीछे, कभी खुद सफल नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोनिक ऑलवेज हेल्प्स
टू हर कलीग्स इन देयर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। मोनिक जो है वो हमेशा मदद करती है अपने कलीग्स की उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, बट शी इज ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। वो हमेशा क्या है, एक ब्राइड्समेड है, वो कभी भी ब्राइड नहीं बन सकती। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरों का तो कंप्लीट करा देती है प्रोजेक्ट, लेकिन खुद का कभी भी समय पे प्रोजेक्ट खत्म नहीं करा पाती। ठीक है, यानी कि दूसरों की सफलता में तो वो बहुत ज्यादा सहयोग दे रही है, लेकिन अपनी सफलता वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो दूसरों के ही पीछे खड़ी है। ठीक है, उन्हीं के लिए काम कर रही है, अपने सफलता के लिए वो जरा भी काम नहीं कर रही। नेक्स्ट है एन आई फॉर एन आई, यानी कि इसके लिए हम हिंदी में यूज करते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। ठीक है, खून का बदला खून से। इसका मतलब ये हुआ रिटेलिएशन और पनिशमेंट इक्वल टू ऑफेंस, जैसा कोई करे वैसा ही बदला देना। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेड अ प्रैंक बाय पुटिंग सॉल्ट इन माई कॉफी, सो आई वेंट एन आई फॉर एन आई एंड स्वैप्ड हर शैम्पू विद ब्लू फूड कलरिंग। यानी कि उसने मेरे साथ एक प्रैंक करा, मेरी कॉफी में जो है बहुत सारा नमक डाल दिया, तो मैंने भी क्या करा, आंख के बदले आंख में, यानी कि उससे जैसा करा था वैसा ही बदला मैंने भी लिया। उसका शैम्पू किससे बदल दिया, कलर फूड से। ठीक है, नीले कलर फूड से मैंने उसका क्या करा, शैम्पू बदल दिया। क्लियर है, तो ये क्या हुआ, एन आई फॉर एन आई हो गया, यानी कि खून का बदला खून से। नेक्स्ट है हमारा एन आयरन विल। एन आयरन विल क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व, यानी कि लोहे का संकल्प या दृढ़ निश्चय। Despite failing the recipe 5 times, I had an iron will to make the perfect gulab jamun, even if it took 20 kilos of sugar. यानी कि डिस्पाइट फेलिंग द रेसिपी 5 times, 5 बार मेरी जो रेसिपी है वो फेल होने के बावजूद मैंने क्या करा, बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया, एन आयरन विल टू मेक द परफेक्ट गुलाब जामुन, बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन का बनाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया, भले ही उसमें कितनी चीनी लग चुकी है, अभी तक 20 किलो चीनी लग चुकी है। ठीक है, इतने में तो पता नहीं क्या बन जाता। 95 पे आते हैं बच्चों, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है, अ सोर्स ऑफ डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि विवाद का कारण होना। डिसाइडिंग हु गेट्स द विंडो सीट ऑन द फैमिली ट्रिप वाज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड नाउ वी आर ऑल सिटिंग इन साइलेंस। देखो, जब भी आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, तो एक विंडो सीट होती है ना। उस विंडो सीट के लिए बहुत ज्यादा मारा मारी होती है हमारे खुद के परिवार में, कि ये विंडो सीट हमें उस प्रॉपर्टी से ज्यादा प्यारी होती है, जो आगे चल के जब वो कभी हमारे नाम पे प्रॉपर्टी होगी, लेकिन वो होगी तब होगी, लेकिन अभी फिलहाल हमें लड़नी है कौन सी जंग, इस विंडो सीट की, है ना। तो आपस में 2-3 बच्चे होते हैं, वो लड़ते हैं, हमें विंडो सीट चाहिए, फिर वहां से पिताजी आते हैं, वो कहते हैं भाग यहाँ से, हमें चाहिए विंडो सीट, हम बैठेंगे यहाँ पे विंडो सीट पे। फिर वो देखते हैं अपनी धर्मपत्नी की ओर, वो दिखाती हैं बढ़िया सी आंखें, और जब वो आंखें दिखाती है तो वो भी समझ जाते हैं कि ये विंडो सीट पे सिर्फ किसका अधिकार है, उनकी धर्मपत्नी का, है ना। फिर धर्मपत्नी को वो बिठाते हैं विंडो सीट पे। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है, पूरे परिवार के बीच में एक विवाद का कारण हो जाना कि ये विंडो सीट आखिर किसे मिलेगी। ठीक है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड याद रखना, विवाद का कारण, अ सोर्स ऑफ डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई क्या होता है बच्चों, समवन और समथिंग चेरिश्ड अबव अदर्स, किसी का दुलारा या बहुत प्यारा होना। हिंदी में इसे कहते हैं किसी की आंख का तारा होना। जैसा कि अगर किसी बच्चे का नया फोन आता है, किसी भी व्यक्ति का नया फोन आता है, तो वो उसे एकदम अपने नए जन्मे बच्चे की तरह उसे संभालता है। ठीक है, उसे तकिया के नीचे रखता है उल्टी तरफ स्क्रीन करके, ताकि उस पर कोई भी स्क्रैच धूल मट्टी ना लगे। उसको बिल्कुल हर 2 मिनट में उस पर एक कपड़ा मारता रहता है साफ करने के लिए, है ना। फिर जैसे जैसे वो फोन जो है पुराना हो जाता है, उसको उतनी केयर करना बंद कर देते हैं। फिर चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, उसकी तरफ देखते भी नहीं है, सिर्फ उसको यूज करने से मतलब होता है। चाहे उसमें पानी गिरा दे, चाहे उसमें दारू गिरा दे, चाहे उसमें चाय गिरा दे। तो माई न्यू फोन इज द एप्पल ऑफ माई आई, यानी कि मेरा जो नया फोन है वो क्या है, मेरी आंख का तारा है, मेरा दुलारा है, बहुत प्यारा है। आई प्रोटेक्ट इट लाइक इट्स अ न्यू बॉर्न बेबी, मैं उसे इतनी हिफाजत से रखता हूं जैसे कि कोई एक अपने नए जन्मे बच्चे को रखता है। तो एप्पल ऑफ वंस आई क्या होता है बच्चों, किसी का दुलारा या फिर बहुत प्यारा होना, समवन और समथिंग चेरिश्ड अबव अदर्स। एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि परफेक्टली नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड, किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना, पूरा साफ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से रखना। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, द इवेंट प्लानर हैड एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर अंटिल द डीजे प्लेड नर्सरी राइम्स बाय मिस्टेक। देखो, आप लोगों ने एक रील में ये गाना सुना होगा, है ना, मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, मेरे रिश्तेदार हरामखोर।
है ना। तो रिश्तेदारों के लिए सुंदर सा गाना बनाया गया था। अब जिस भी रिश्तेदार, देखो कोई भी रिश्तेदार, ना ही मेरा ना ही आप लोगों का बुरा माने, ठीक है, ये गाना था तो मैंने एग्जाम्पल के लिए इसको यूज करा है। इसमें रिश्तेदारों की भावनाओं को कोई भी आहत नहीं पहुंचाना चाहते हैं। क्लियर है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अच्छी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, व्यवस्थित रूप में रखना। जैसा कि इवेंट प्लानर जो है हैड एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर, जो हमारा इवेंट प्लानर था उसने सब चीज बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करी थी, लेकिन उस डीजे वाले ने क्या कर दिया, एक गंदा सा गाना बजा दिया, जिसकी वजह से वो जो व्यवस्थित सारी चीजें थी वो थोड़ी सी अटपटी लगने लगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्म चेयर क्रिटिक। देखो आर्म चेयर क्रिटिक जो है वो एक बहुत ही बढ़िया इंसान के लिए यूज होता है, जो इंसान बिना किसी अनुभव के बस आलोचना करता है, ठीक है। समवन हु क्रिटिसाइजेस विदाउट टेकिंग एक्शन और हैविंग एक्सपीरियंस, उसके लिए यूज करते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा है, माई अंकल इज एन आर्म चेयर क्रिटिक, ठीक है। माई अंकल इज एन आर्म चेयर क्रिटिक, ही विल टेल यू हाउ टू कुक बिरयानी बट बर्न्स टोस्ट एवरी मॉर्निंग। मेरे अंकल जो हैं वो बिना किसी अनुभव के आलोचना करने वाले व्यक्ति हैं। वो तुम्हें सिखाएंगे कि बिरयानी कैसे बनाते हैं, जबकि रोज सवेरे वो क्या करते हैं, टोस्ट को जला देते हैं। टोस्ट इन पे बन नहीं पाता ढंग से, और ये सिखाएंगे कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। आते हैं अपने अगले इडियम पे, जो कि है आर्म्ड टू द टीथ। आर्म्ड टू द टीथ का मतलब क्या होता है, फुल्ली इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड, ऑफन एक्सेसिवली, यानी कि पूरी तरीके से तैयार या फिर सजा हुआ होना। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द एग्जाम आर्म्ड टू द टीथ विद पेन्स, पेंसिल्स एंड अ लकी चार्म दैट डिडंट हेल्प एट ऑल। जैसा कि आप लोगों के साथ भी ये जो मुहावरा है बहुत ही ज्यादा रिलेट कर सकता है। आप लोग गए पूरे 2-3 साल की मेहनत लेके एसएससी का एग्जाम देने, है ना। एसएससी यानी कि सुपर स्कैम कमीशन का एग्जाम देने, सुपर स्कैम कमीशन का एग्जाम देने। मुझे भी लगता है कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं ये मेरी भी फील्डिंग लगाएंगे एक दिन। खैर, हमें क्या मतलब, हम तो सुपर स्कैम कमीशन की बात कर रहे हैं, है ना। सुपर स्कैम कमीशन इज टोटली डिफरेंट थिंग बच्चों, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो और ये वही है जो आप सोच रहे हो। तो सुपर स्कैम कमीशन का आप लोग एग्जाम देने गए, है ना। 2-3 साल की तैयारी में आप लोगों ने अपने आप को झोंका, दुनियादारी से दूर रहे, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल क्या करा, आर्म्ड टू द टीथ करा, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से इक्विप करा, अपने नोट्स के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी तैयारी के साथ आप लोग बिल्कुल तैयार हुए कि एग्जाम देने जाना है, एग्जाम देने जाना है। फिर सुपर स्कैम कमीशन ने क्या करा, आपकी फील्डिंग सेट कर दी, है ना। आपकी फील्डिंग सेट कर दी कैसे, तरह तरह के सेंटर्स पे एग्जाम देके और वहां पे एग्जाम कैंसिल करके, ठीक है। और साथ ही में आपको एक बहुत ही बढ़िया सा सेंटर भी दिया, जहां पे आपका एग्जाम खत्म करने के बाद, खराब करने के बाद, सुपर स्कैम कमीशन चाहता था कि आप स्पा में मसाज ले लो, ठीक है। और कई सारी ऐसी जगह थी कि जहां पर गाय भैंस बंधी थी, यानी कि वो नेचर से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव भी आप लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। गाय भैंसे जहां पे बंधी थी वो क्या है, वो नेचर से जुड़ा होना है, ठीक है। एसएससी एग्जाम सेंटर चाहता था कि ऑर्गेनिक तरीके से एग्जाम हो, तो उन्होंने क्या करा कि गाय भैंसों को भी वहां पर लगाया ताकि आप रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी के साथ एग्जाम दें, ठीक है। आप एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करें अपने एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एक्सपीरियंस आपको मिला कि जिंदगी कैसे जी जाती है गाय भैंसों के साथ तबेलों में, ठीक है। आप ये सोचिए कि इसमें कितने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, भले ही आपको उनका एक भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ना ही नजर आ रहा है ना ही हमें नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो आप उम्मीद देख सकते हैं ना, ये आशा की एक किरण है। देखो कम से कम वो स्पा वाली चीज को तो आप पॉजिटिव ले ही सकते हैं, उन्होंने ये सेंटर तो काफी अच्छा ही दिया था, ठीक है। तो आर्म्ड टू द टीथ क्या हो जाता है, भले ही आप कितने ज्यादा प्रिपेयर हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना। आई वेंट टू द एग्जाम आर्म्ड टू द टीथ विद पेन्स, पेंसिल्स एंड अ लकी चार्म दैट डिडंट हेल्प एट ऑल। क्लियर है, यानी कि पूरी तरीके से तैयार होना, सजा हुआ होना। नेक्स्ट आता है हमारा अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि दिन रात बिना रुके कुछ करना। वी वर्कड अराउंड द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बट आई स्टिल ड्रीम्ड ऑफ डेडलाइंस एंड कॉफी, यानी कि हमने क्या करा, अराउंड द क्लॉक बिना रुके दिन रात मेहनत करके क्या करा, अपना प्रोजेक्ट खत्म करा, लेकिन उसके बावजूद मुझे डेडलाइन के सपने आ रहे हैं और कॉफी के, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाते बनाते कॉफी की जरूरत तो देखो हर किसी को पड़ती है ना। तो अराउंड द क्लॉक क्या होता है, बिना रुके दिन रात लगा देना, दिन रात कॉन्टिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग टू डू समथिंग। क्लियर है। तो इसी के साथ खत्म होते हैं आज के हमारे इडियम्स, ठीक है।
आप लोगों को क्या करना है, अपने नोट्स बनाओ बेहतरीन तरीके से, ठीक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सारे के सारे इडियम्स और फ्रेजेस कवर किए हैं। आपको क्या करना है, बस डेली इनको एक बार गो थ्रू करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को इस वाले लाल बटन को सब्सक्राइब पे हिट करो, ठीक है। इस वाले बटन को यहाँ पर हिट करो ताकि हमारे यहाँ जो भी अपडेट होती है, जो भी वीडियोस आती हैं, जो भी क्लासेस हम अपलोड करते हैं, वो सब आप तक पहुंच सके बिल्कुल बिना समय गवाए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।